जय हिंद, राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी के हमने चौथा चैप्टर 3 कंप्लीट पूरी तरीके से कर लिए थे और प्रस्तावना को भी हमने अलग से बढ़ा दिया। तो देखा जाए तो 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पॉलिटी का, लेकिन उस प्रस्तावना हमने संक्षिप्त में करा दिया था, तो इस तरीके से सब टॉपिक मान सकते हैं। लेकिन आज चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे संविधान के 25 भाग। आपने संविधान के 22 भाग सुने होंगे, बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन संशोधन करके कुछ भाग जोड़े गए। जैसे भाग 4 का जोड़ा गया ना, और फिर भाग 14 का, ऐसे 9 का, इस तरीके से भाग जोड़े गए, तो कुल मिला के ये 25 भाग बन जाते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आज हम इन्हीं भागों के बारे में बात करेंगे, कौन से भाग में क्या क्या दिया गया है, और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। और इसको आप नोट्स बना लेना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आने वाले क्लास में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संविधान के 25 भाग। सबसे पहले हमने आपको बताया था, चाहे पहला भाग हो, चाहे पहली अनुसूची हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो, सब में यही दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। याद रखना है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ही दिया गया है। चाहे पहला भाग हो, चाहे पहली अनुसूची हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब भाग 1 में किस अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक बताया गया, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में आता है। जो भी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है वो भाग 1 का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में क्या दिया गया, नागरिकता के बारे में दिया गया। कैसे नागरिकता दी जाती है, कौन से तरीके से दी जाती है। जब नागरिकता चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। बस अभी आप इतना याद रखिए, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत के नागरिक कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, और इसके लिए कौन से अनुच्छेद दिए गए। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया। याद रखना है, अनुच्छेद 5 से 11 तक ये क्वेश्चन पूछा जा सका है, नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट भाग आता है भाग 3। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, जो कि हमें हर तरीके से मिलते हैं, हर व्यक्ति को मिलते हैं मौलिक अधिकार। जो भी भारत का नागरिक है उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उनका हनन करना होता है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी आपका मौलिक अधिकार छीना जाता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता है। डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। बस इतना ही अंतर है डीपीएसपी में और मौलिक अधिकार में, कि मौलिक अधिकार कोर्ट द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार छीना जाता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। ये आपके पास पावर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको भाग 4 के बारे में। भाग 4 के बारे में बताते हैं आपको, भाग 4 में क्या दिया गया है। तो भाग 4 में बताया गया है डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। डीपीएसपी, इसमें 4 ही आते हैं, तो आप याद रखना है इस तरीके से। डीपीएसपी मतलब 4। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी 4 ही है। डीपीएसपी तो 4 ही है ये, तो भाग 4 में। अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे भाग 4 में दिए गए हैं, जो भी 36 है। और ये आप ध्यान रखना, आर्टिकल 37 बताया गया है, इसे कोर्ट द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप याद रखना है। ठीक है, तो डीपीएसपी है, बाध्य नहीं है कि आपको मिले ही मिले। जो भी ये राज्य पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आपको राइट देता है या नहीं देता है। डीपीएसपी राज्य के ऊपर निर्भर है, और इनकी स्थापना राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए की गई थी। आपको हम बता चुके हैं डीपीएसपी में। तो भाग 4 तक हमने पढ़ लिया, एक बार आप रिवाइज कीजिए मन में। भाग 1 में हमने पढ़ा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में हमने पढ़ा नागरिकता, और भाग 3 में हमने पढ़ा मौलिक अधिकार, और भाग 4 में डीपीएसपी। अब जहाँ भी अगर आपको 4 का लिखे तो समझो ये इसके लिए संविधान संशोधन किया गया है। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई का या खा करके आए तो उसके लिए संविधान संशोधन किया है। तो भाग 4 का में लोगों ने सोचा कि मौलिक अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पास कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर आपको अधिकार मिले तो आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इसीलिए जोड़ा गया भाग 4 का, जिसमें बताया गया मौलिक कर्तव्य। और इसमें मात्र एक अनुच्छेद दिया गया है। देखो 36 से 51 तक डीपीएसपी में, लेकिन 51 का हमारे लिए क्या हो गया, ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हो गया। और स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों को बताया गया, मौलिक कर्तव्यों को बताया गया, मौलिक कर्तव्यों को बताया गया स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन जब हमारा संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए।
लास्ट में एक और संशोधन हुआ और 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो भी जोड़ दिया गया, जिससे कि माता पिता का कर्तव्य हो गया बच्चों को स्कूल भेजें। तो वही हमारा 11वां जोड़ दिया गया, अभी जल्दी जोड़ा गया। तो इस तरीके से हमने भाग 4 का में और भाग 5। अब याद रखना भाग 5 में होगा संघ, उसके बाद 6 में होगा राज्य और 7 होगा निश्चित, मतलब 7 हटा दिया जाएगा तो 8 में संघ शासित राज्य। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। तो आप भाग 5 में क्या होगा, संघ। संघ होगा सबसे बड़ा भाग, क्यों, संघ है ही सबसे बड़ा भाई। अगर भारत में सबसे बड़ा कोई पार्टी है वो केंद्र की पार्टी होती है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, संघ। संघ मतलब केंद्र की पार्टी सबसे बड़ी है तो केंद्र। तो संघ याद रखना सबसे बड़ा भाग है, और क्योंकि ये राज्यों से भी रिलेट करता है और अपने देश के लिए भी काम करता है तो इसीलिए बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा तो देश ही होना है, तो इसलिए संघ सबसे बड़ा है। तो कहाँ से कहाँ तक इसके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक बहुत बड़ा भाग है। याद रखना है कि सबसे बड़ा भाग पूछा जाए संविधान में तो भाग 5 ही है, जो कि क्या है, उसका संघ के बारे में बताया गया। कहाँ से कहाँ तक बताया गया, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, यानी 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग है, ये आपको हम बता ही चुके हैं। अब हम चलते हैं भाग 6 पर। तो हमने भाग 5 बता दिया, याद रखना है संघ है। भाग 6 में होगा राज्य, भाग 7 हटा दिया गया है और भाग 8 में आ जाएगा केंद्र शासित राज्य। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखो छठे भाग में क्या आएगा, राज्य आएगा। छठे भाग में क्या हो गया, राज्य। राज्य में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो राज्य में अनुच्छेद 151 तक पहले हो गया था, संघ में अब 152 से लेकर 237 यानी 237 तक, 152 से लेकर 237 तक राज्य दिया गया है। राज्य के बारे में बताया गया है, कैसे राज्य होंगे, किस तरीके से गठन होगा, कौन कौन से राज्य होंगे, ये सब बताया गया भाग 6 में राज्यों के बारे में, ठीक है। तो राज्यों के बारे में भाग 6 में हमने पढ़ा संघ, उसके बाद आएगा भाग 6 राज्य। अब भाग 7 जो कि हटा दिया गया है संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था जिसके द्वारा भाग 7 को हटाया गया है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है तो इस भाग को भी हम जोड़ते हैं। तो भाग 7 जो कि निरसित यानी रिपील्स हो गया, तो भाग 7 हटाया जा चुका है, याद रखना है, संविधान संशोधन 1956 द्वारा, जो कि 238 अनुच्छेद था इसमें। अब आगे हम चलते हैं भाग 8। अब भाग 6 में हमने बताया संघ, भाग 5 में बताया संघ, 6 में राज्य, 7वां हटाया गया तो 8वां क्या आएगा, हमारा केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 में हमारा क्या है, संघ शासित क्षेत्र वही केंद्र शासित प्रदेश। तो संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है भाग 8 में। ध्यान रखना भाग 8 में संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। और इसमें अगर पूछा जाए 238 तक हमने अनुच्छेद कंप्लीट, 239 में कौन सा अनुच्छेद है, तो 239 में लद्दाख के बारे में बताया गया। याद रखना ये अनुच्छेद पूछे जा चुके हैं। 239 में लद्दाख के बारे में बताया गया है, 239 में लद्दाख, क्योंकि अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग किया गया, तो अब ये संघ शासित क्षेत्र हुए, तो लद्दाख के बारे में आपसे पूछा 239, और 239 का किसके लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए। और 239 का मतलब डबल बार आया है तो दिल्ली, ला डबल बार आता है, तो इस तरीके से याद रखना है। दिल्ली में ला 2 बार आता है तो दिल्ली, और यहाँ पे का 239 का में है केंद्र शासित दिल्ली के बारे में। तो 239 आप पता है लद्दाख, 239 का जम्मू कश्मीर और 239 का दिल्ली के बारे में। तो इस तरीके से हमने बताया। तो संघ शासित क्षेत्र भाग 8 में कहाँ से कहाँ तक, 239 से 242 तक। अब भाग 9 में पंचायत। अब याद रखना हमने अनुसूची 11 में बताया था पंचायत, लेकिन अगर भाग आपसे पूछा था तो भाग 9 में है पंचायत के बारे में। भाग 9 में है पंचायत के बारे में। पंचायत कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1993-92 द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि 92 में संशोधन हुआ था, 93 में लागू हुआ था, तो ध्यान रखना है। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा ये हमने भाग जोड़ा है। और इसमें क्या है, पंचायतों के बारे में बताया गया, पंचायतों का गठन, संरचना, स्ट्रक्चर, कौन से लोग भाग लेंगे, कौन सा निर्वाचन, कौन चुनाव लड़ेगा, इस तरीके से सब बताया गया। और अनुच्छेद कितने दिए गए, 16, 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक हमें इसके बारे में बताया गया। अब हम चलते हैं 9 का। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जहाँ खा ब्रैकेट में कुछ लिख के आ जाए तो वो संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़े गए हैं, ध्यान रखना है।
243 से लेकर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये नगर पालिका के बारे में बताया। भाग नंबर है 9 का। 9 का में क्या बताया गया है? नगर पालिका यानी नगर निकाय के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कौन से भाग में दिया गया है तो भाग 9 का। और अगर आपसे वही पूछ जाए अनुसूची तो अनुसूची 12 में दिया गया है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप इधर से उधर होंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। अनुसूची पूछा जाए तो 12 और अगर भाग पूछा जाए तो 9 का। अनुच्छेद इसमें नगर पालिका में कितने दिए गए? अनुच्छेद कुल 18 अनुच्छेद बताए गए हैं और जबकि पंचायत में कुल 16 अनुच्छेद, यानी 16 अनुच्छेद किसमें है? पंचायतों के बारे में, और अनुच्छेद 18 किसमें है? तो नगर पालिका से यानी नगर निकाय संबंधी। उसके बाद भाग 9 खा, ध्यान रखना है 9 खा, ये भी संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा जाएगा। तो एक चीज़ हम भूल गए, नगर पालिका के बारे में बताएंगे। 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था जिसके द्वारा ये नगर निकाय के बारे में बताया गया था। इतना याद रखना। 9 खा में बताया गया सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों के बारे में कहाँ से कहाँ तक दिया? 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक जो भी अनुच्छेद हैं वो सहकारी समितियों से हैं और ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। याद रखना, 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों के बारे में भाग 9 खा जोड़ा गया। याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं भाग 10 के बाद 10 की तरफ। भाग 10 में क्या बताया गया है? भाग 10 में है SC ST यानी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के बारे में भाग 10 में बताया गया है और इसमें एक अनुच्छेद है 244 ही भाग 10 में अनुच्छेद, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि वहाँ का प्रशासन कैसे चलेगा। भाग 11 में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्य के बीच संबंध भाग 11 में दिया गया है और ये कहाँ से है? 245 अनुच्छेद से लेकर 263 तक, 245 से 263 अनुच्छेद तक भाग 11 में दिए गए हैं। और ये किसके बीच हैं? जो संघ और राज्य के बीच संबंध होते हैं, यानी समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, कौन विषय किस पर बनाएगा, इस तरीके से जो दिया गया है तो वो भाग 11 में दिया गया है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन आप कह सकते हैं कि भाग 11 में है, क्योंकि संघ एवं राज्य के बीच एक परस्पर संबंध होना चाहिए, उसी के बारे में भाग 11 में बताया गया है किस तरीके से संघ काम करेगा, किस तरीके से राज्य काम करेगा। नेक्स्ट आता है भाग 12। भाग 12 में हमें दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, यानी जो भी वित्त से संबंधित हैं प्रावधान, किसको किस निधि से वेतन मिलेगा, कौन सी संपत्ति से मिलेगा, कैसी संविधाएं, कौन से लागू को, अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो कैसे निपटेगा। तो ये सब जब वित्त यानी धन से संबंधित जो भी कुछ दिया गया है तो वो भाग 12 के बारे में भाग 12 में दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक, 264 से लेकर 300 का तक इसमें दिया गया। और इसमें ध्यान रखना है संचित निधि आपसे पूछी जा सकती है किस अनुच्छेद में? 266 में। आकस्मिक निधि के बारे में पूछा जाए 267। आकस्मिक निधि, कभी कभी बाढ़ आ जाती, तूफान आ जाती, तो उसके लिए जो धन संचित किया जाता है उसे आकस्मिक निधि कहते हैं। आपदा के समय जो भी निधि संचित की जाती है उसके लिए, तो वो होती है अनुच्छेद 267 में। 279A में जीएसटी के अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो वो होते हैं हमारे वित्त मंत्री, जो भी वित्त मंत्री होंगी। और वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, तो वही अध्यक्ष होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट भाग पे चलते हैं। थोड़े से ही भाग हमारे बचे हैं, इसके लिए आप क्लास में बने रहिएगा। भाग 13 में क्या बताया गया? भाग 13 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ध्यान से सुनना इस लाइन को, कई बार पूछा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी 301 अनुच्छेद से लेकर 307 अनुच्छेद भाग 13 में दिए गए। ध्यान रखना, भाग 13 में कहाँ से? 301 से लेकर 307 अनुच्छेद तक। और क्या है, आप ये शब्द याद रखना, बाकी चाहे भूल जाना, व्यापार, वाणिज्य और समागम, अगर ये आपको लिखें तो भाग 13 से रिलेटेड है। उसके बाद भाग 14 में चलते हैं। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ यानी राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे IAS PCS, इस तरीके से जो सेवाएं होती हैं, जो जॉब लगती हैं, उनके लिए बताया गया है कि राज्य के और संघ के बीच जो भी सेवाएं दी जाएंगी, IAS PCS, इस तरीके से कई सेवाएं होती हैं, कई पद होते हैं, तो उनके बारे में भाग 14 के बारे में 14 में बताया गया। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 308 से लेकर 323। याद बस इतना ही रखना है, ज़्यादा याद नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
अभी केवल आप इतना रखो किस भाग में कितना क्या दिया गया है, ठीक है। हम आपको बता जरूर रहे हैं लेकिन अभी आप इतना ही याद रखो। अनुच्छेद हम आपको याद करा देंगे, ये पक्का है, एक एक अनुच्छेद याद हो जाएगा। उसके बाद भाग 14 का, अब ये भी जोड़ा गया होगा क्योंकि इसके आगे क्या लगा था, का लग गया है ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसके बारे में दिया गया अधिकरण, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स। अब जैसे ना एनजीओ वगैरह होते हैं तो इस तरीके से इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 323 का से लेकर 323 खा तक, यानी 2 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, 23 का और 323 का और 323 खा। और ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहते हैं, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए आपको बता दिया। उसके बाद एनजीटी के बारे में, एनजीटी मतलब एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, ये कब जो बना है, तो ये 2010 में बना है, ध्यान रखना। एनजीटी का गठन कब हुआ है, 2010 में हुआ है। अब आगे चलते हैं भाग 15। भाग 15, अब आप 15 कैसे लिखते हैं, 15 आप इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें आपको आधा नाव नीचे ये सब लिखा मिल जाता है आपको, यानी ये भी लिखा रखा, और निर्वाचन में भी आपको रा लगा मिलेगा। तो इस तरीके से आप केवल याद करने के लिए मैंने बता दिया, इसमें कोई खास बात है नहीं, तो याद रखना है। 15 में, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, और निर्वाचन कहाँ से कहाँ तक है, 324 अनुच्छेद से लेकर 329 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यों का निर्वाचन कैसे होगा, संघ का निर्वाचन कैसे होगा, जो भी चुनाव होते हैं, ध्यान रखना है चुनाव से, निर्वाचन का मतलब चुनाव होता है, तो चुनाव कैसे होगा इस तरीके से सब बताया भाग 15 में। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातीय आयोग होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग होगा, इस तरीके महिला आयोग होगा, ओबीसी आयोग होगा, इसके बारे में क्या बताया, भाग 16 में बताया गया है। और ये याद रखना, जो जो हम अनुच्छेद आपको बताएं यही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 338 में बताया गया है एक अनुसूचित जाति आयोग होगा, और 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, और अनुच्छेद 338B में ओबीसी आएगा। अब याद कैसे करेंगे, तो आप याद रखना, पहले 338 याद करना है। 338 में क्या है, एक अनुसूचित जाति आयोग होगा, उसके बाद ए जोड़ा गया, तो जनजाति था उसमें जन और आप आगे जोड़े तो जनजाति आयोग हो गया 338A में। ओबीसी कैसे याद करोगे, ओ में बी आ रही है और यहाँ पे 338B में बी आ रही है, तो 338B में क्या है, ओबीसी आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम भाग 17 में क्या बताया गया, राजभाषा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राजभाषा का उल्लेख इंपॉर्टेंट है। राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद किस भाग में दिया गया है, राजभाषा दी गई भाग 17 में। और एक चीज़ और याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है, 348 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट की जो लिखित भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, ये अनुच्छेद 348 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो लिखित भाषा है अंग्रेजी होगी, 348 में बताया गया है। और भाग 17 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो 343 से लेकर 351 तक भाग 17 में बताया गया है, जिसमें 343 आपको पता ही होगा हिंदी भाषा के बारे में बताया गया, और 348 आप याद रखना सुप्रीम कोर्ट की लिखित भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। उसके बाद भाग 18, ये सारे भाग पूछे जा चुके हैं तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट ही है। तो भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया। आपातकाल कहाँ से है, 352 से लेकर 360 आपको पता होगा। वित्तीय आपात 360 में दिया गया है, ये पूछा जा चुका है कि वित्तीय आपात के बारे में क्या बताया गया, तो 360 में बताया गया, 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया। तो याद रखना है 352 से लेकर 360 आपातकाल के बारे में बताया गया भाग 18 में। उसके बाद भाग 19 में प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 तक, प्रकीर्ण ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। उसके बाद भाग 20 पूछा जा चुका है संविधान संशोधन, अनुच्छेद इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अनुच्छेद भी पूछा चुका है, भाग भी पूछा जा चुका है। तो संविधान संशोधन कौन से भाग में पूछा जाए, तो 20 भाग 20 में है, और अनुच्छेद पूछा जाए तो 368 में है संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 368, और भाग पूछा जाए तो भाग 20 में बताया गया। उसके बाद भाग 21 में है स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से लेकर 392 तक ये बताया गया है भाग 21 में। उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण। तो ये सब कहाँ दिया गया है, भाग 22 में दिया संक्षिप्त नाम, केवल यहाँ से आप याद रखना। उसके बाद भाग 22 में क्या दिया गया, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद कवर किया, और अनुच्छेद कहाँ से, 393 से लेकर 395 तक। तो कुल मिला के हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा क्या था,
संविधान के भाग, और हमने इसमें टोटल 25 भाग पढ़े, जिसमें कुछ संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, वैसे भाग 22 हैं, ये बात ध्यान रखना है। अनुच्छेद आपको 395 लिखना है, लेकिन आपने कई बार देखा हो कहीं 338 है, कहीं 338 भी, तो इस तरीके से हम लगभग 500 अनुच्छेद भी हो चुके हैं संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। पूछा जाता है तो आप 395 ही लगाते हैं, क्योंकि यही माना जाता है, क्योंकि जो जोड़े गए हैं वो ABC करके ऐसे जोड़े गए हैं, तो याद रखना है। आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको कोई भी क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद।